नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है पॉवर्टी, गरीबी। और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है RPSC के सिलेबस में। इस वीडियो में हम जो भी ये PDF नोट्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी में अवेलेबल है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे ये नोट्स डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी क्या है? एक ऐसी सोशल फेनोमेनन है, like सामाजिक स्थिति है, जिसमें क्या है, ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन नॉट फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज। समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपने बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ और शेल्टर, ये पूरे नहीं कर पाते। और इसकी वजह से वो क्या है, अपनी एक अच्छी लाइफ जी नहीं पाते। पॉवर्टी में भी क्या है, दो टाइप की पॉवर्टी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष पॉवर्टी, और रिलेटिव मतलब सापेक्ष पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब मेजर्ड अगेंस्ट द मनी नीड। अगर आपको जो आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, उसके अगेंस्ट में, अगर उससे भी मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन रखी है $2.15 ए डे। तो अगर आप आज की डेट में देखें तो लगभग लगभग 195 रुपीज आपके पास हो इंडिया में, इससे कम अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, इससे कम अगर आप कमा रहे हैं, तो आप एब्सोल्युटली पुअर हो। क्यों? क्योंकि आप अपने बेसिक नीड ही पूरा नहीं कर सकते। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ये ऐसे मेजर की जाती है कि एक सोसाइटी में मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 90 की लाइफ स्टाइल एक जैसी है, 10 हैं उनमें उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो क्या है, रिलेटिवली पुअर है, क्योंकि 90 तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, 10 नहीं जी पा रहे हैं। ये बेसिकली ये दर्शाता है कि समाज में इनइक्वालिटी है, आय में असमानता है। अब पुअर की बात करें तो पुअर कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रॉनिक पुअर, एक होता है ट्रांसिएंट पुअर। क्रॉनिक पुअर क्या होता है? जो ऑलवेज ही पुअर रहते हैं, जैसे कैजुअल वर्कर हो गए, मजदूर हो गए। ट्रांसिएंट पुअर कौन से होते हैं? ऐसे पुअर, उसमें भी ट्रांसिएंट में दो टाइप के, एक होता है चर्निंग पुअर, जो कभी पॉवर्टी में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। और एक होता है ओकेजनली पुअर, जो बाकी टाइम तो रिच है, बट कभी कभी सड़क पे आ जाते हैं। मतलब वो, उनकी किस्मत खराब चल रही होती है, तो वो ओकेजनली पुअर। और इसी में एक कंसेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या है कि पर्सन फिट है, विलिंग टू वर्क है, बट उसको अभी कोई जॉब मिल नहीं रही। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट की, पॉवर्टी की। पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे होता है? इंडिया में क्या है, नीति आयोग नोडल एजेंसी है। नीति आयोग नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। तो ये मेजर कैसे करती है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, आता भी है। तो इसका डेटा ये कलेक्ट किससे करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से। वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। NSSO क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या हो गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। ये इसके अंडर आता है, ये डेटा कलेक्ट करता है। और मेजरिंग का काम कौन करता है? नीति आयोग। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन बात करते हैं पॉवर्टी के लिए, क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया था
उन्होंने क्या बताया, एस्टिमेशन बताया डाइट के अकॉर्डिंग 16 से 35 रुपए पर ईयर। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 पे ये चेयर की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने लाइन सेट की 15 से 20 रुपए पर मंथ। फिर आया बॉम्बे प्लान 1944 में। इन्होंने सजेस्ट किया 75 रुपीज पर ईयर। इतने पैसे अगर कोई कमाता है पर ईयर तो वो गरीब नहीं होगा, इससे कम है तो वो गरीब है। इंडिपेंडेंस के बाद, अपन को आज़ादी मिलने के बाद, एक वर्किंग ग्रुप बना 1962 में। इसने रूरल के लिए 20 रुपए, अर्बन के लिए 25 रुपए पर मंथ डिसाइड किए, एक्सक्लूडिंग हेल्थ और एजुकेशन। इसके बाद है दांडेकर एंड रथ। इन्होंने कैलोरी बताया कि 2250 कैलोरी पर डे चाहिए होती है। अगर उतनी मिल रही है तो गरीब नहीं है। फिर आई वाई के अलग टास्क फोर्स। इन्होंने रूरल के लिए 2400 कैलोरी बताई और 2100 कैलोरी बताई अर्बन के लिए। फिर आया लक्कड़ वाला एक्सपर्ट ग्रुप। इन्होंने स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन डेवलप की। फिर है सुयश तेंदुलकर कमेटी 2009 में। इन्होंने कैलोरी से क्या आगे न्यूट्रिशनल आउटकम पे इन्होंने मेजर किया। और इसके बाद है सी रंगराजन कमेटी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डेली एक्सपेंडिचर की लिमिट बताई कि 32 रुपए और 47 रुपए। ठीक है, तो आप मान लीजिए रूरल में अगर बात करें तो महीने के हो गए 972 रुपये, और अर्बन में 1407 रुपये। इससे ज़्यादा इनकम है पर मंथ तो वो गरीब नहीं है। अब बात कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये क्या होता है? ये केवल ऐसा नहीं कि आपकी आय कितने, जैसे इन्होंने बता दिया अगर आपकी 1000 रुपये आय है तो आप गरीब नहीं हो, ऐसा नहीं। ये बोलता है कि आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप रहते कैसे, उनका स्टैंडर्ड कैसा है। तो इन्होंने क्या है 12 इंडिकेटर इंक्लूड किए हैं नीति आयोग ने। इसमें क्या है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये दो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ग्लोबल वाले इंडिकेटर में 10 फैक्टर्स लेते हैं, नीति आयोग 12 फैक्टर्स ले रहा है। और इसकी फाइंडिंग से बात करें कि अगर इससे अपन ने पॉवर्टी मेजर किया तो केवल 11% ही लोग अभी गरीब बचे हैं। अब ये जो 12 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं ये भी आप याद रखिएगा। इसमें आप मान लीजिए पहला जो है पहला जो है वो है न्यूट्रिशन। दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, घर पे कोई बच्चे की डेथ नहीं होनी चाहिए भूखमरी से। थर्ड है मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ। ये तो हो गया हेल्थ के। ये हेल्थ के पैरामीटर है, जो पहला पैरामीटर था ना इसमें, हेल्थ। ये हो गया हेल्थ में, ये तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या करते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग कितनी है, 6 साल तक कम से कम उसको स्केलिंग होनी चाहिए। और स्कूल अटेंडेंस, अटेंडेंस कैसी है, वो अटेंड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या है मेजर फैक्टर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। इसमें फैक्टर्स हैं जैसे पकाने के लिए कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लकड़ी से कर रहे हो, कोयले से कर रहे हो, आपके पास गैस होनी चाहिए। 2 नंबर सैनिटेशन, घर पे शौचालय वगैरह होना चाहिए। और 3 नंबर अगर बात करें, वाटर होना चाहिए पीने लायक।
ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, पानी अवेलेबल होना चाहिए। चौथा है बिजली होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। पांचवा है घर होना चाहिए, हाउसिंग। इसमें छठा है असेट्स होनी चाहिए। कौन सी? आपके पास वाहन होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि केवल आपके पास टीवी है, फोन है, वो नहीं। आपके पास मतलब गाड़ी भी होनी चाहिए। फिर इसमें सातवां है बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। इस पैरामीटर पे क्या है, नीति आयोग जज करता है। अगर ये सब चीजें आपको मिल रही है, सब कुछ है, तो मतलब आप मल्टी डायमेंशनल पुअर नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडेक्स बनाया है नीति आयोग ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस हैं। कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, इतना कोई आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं जनरली। पॉवर्टी के रीजंस क्या है? हिस्टोरिकल रीजन है अपने पास, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अपने देश का तो, अपने देश में तो इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया और बाहर से इंडस्ट्रीज को हटाया। और इकोनॉमिक भी है, ग्रोथ स्लो है और जॉबलेस ग्रोथ है। पॉवर्टी का साइकिल चलता ही रहता है। आपके पास सेविंग कम है तो आप इन्वेस्ट कम कर पाओगे, इन्वेस्ट कम कर पाओगे आपके पास इनकम कम होगी। तो ऐसा ये साइकिल चलता रहता है। और इन्फ्लेशन है। सोशल भी है, कास्ट सिस्टम है कुछ जगह, जिसमें, जिसकी वजह से क्या है कि आप और कुछ एक्टिविटीज आप कर नहीं सकते कास्ट सिस्टम की वजह से। और कई सोशल कस्टम्स है, उस पर लोग खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे शादी हो गई, मैरिज हो गई, डेथ फीस्ट हो गए। इससे क्या डेट में आ जाते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेमोग्राफिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि अपन डिग्री ओरिएंटेड है कि भाई चलो एमए कर लो, बीए कर लो, ठीक है, बीटेक कर लो। ऐसा नहीं कि भाई उनको स्किल दी जाए, स्किल सेट पे कम जोर है। इसके लिए ये क्या है, मेन रीजंस है। अब गरीबी के कुछ कुछ फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। उसमें पहला है द बिग पुश। ये जो दिया था रोसेंस्टीन गॉर्डन ने। इनका क्या कहना था कि कोई भी कंट्री को अगर टेक ऑफ करना है कि भाई ग्रोथ या सबको गरीबी रेखा से बाहर लेके आना है, तो एक मिनिमम लेवल का रिसोर्स या इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होगा, तभी वो कंट्री के जो लोग हैं वो क्या है, गरीब नहीं रहेंगे। तो उसको क्या बोला है, द बिग पुश, ये एक थ्योरी दी थी। दूसरा है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक ऐसा साइकिल है जिसमें पॉवर्टी चलती चलती ही रहती है। इसमें क्या बोला था, कंट्री पुअर क्यों है, क्योंकि ये पुअर ही है। एक देश क्यों पुअर, क्योंकि ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर वो पुअर है तो वो पुअर ही चलता रहेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। तो इनका क्या कहना था कि ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये फैक्टर्स चलते रहते हैं जब तक बाहर से कोई इंटरवेंशन या कोई मदद या फिर और आप पैसा नहीं लगाते हैं, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। फिर आता है ल्यूस का मॉडल। वो क्या कहते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर है, जो ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और इंडस्ट्री को जो स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, वो कमी दूर हो सकती है अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें। जिसको जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर लगा है उसको ट्रेनिंग दे देता हूँ। इससे क्या है, गरीबी से बाहर आया जा सकता है। फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या दर्शाता है कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इनके बीच एक ट्रेड ऑफ होता है, एक उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और वैसे ही अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम होती है। ये इन्होंने एक पॉवर्टी के लिए मेजर बताया था। आगे चलते हैं। कुजनेट कर्व। ये क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है,
तो ऐसा इनइक्वालिटी बढ़ती है इनिशियली, बट बाद में इवेंचुअली डिक्रीज हो जाती है। इनिशियली बात करें, इकोनॉमी ग्रो होगी तो असमानता इनइक्वालिटी बढ़ेगी सोसाइटी में। इसके बाद एक आया था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, ये हार्वी क्या बोलते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि अगर कोई कंट्री कोई गरीब है या पुअर है या उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर उनको इस सिचुएशन से बाहर आना है तो इनको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे पॉपुलेशन है या अ, अगर अपने पास मतलब रिसेशन चल रहा है या कोई भी सिचुएशन है उस कंट्री की जिसकी वजह से वो पुअर है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि क्या है, ये जो पॉजिटिव चीज़ है ये इस नेगेटिव को दूर कर दे। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट तो चाहिए होगा, तभी वो पॉवर्टी से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सारे पॉवर्टी के रिगार्डिंग। अब अपन बात कर लेते हैं मेजर जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि पॉवर्टी दूर हो, वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो थी पॉवर्टी एलिमिनेशन की, वो थी पहले ट्रिकल डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता था 1950s में कि जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं या बिजनेस क्लास है, उनको क्या है, कोई बेनिफिट दे दो, जैसे टैक्स कट दे दिया, तो ये बेनिफिट धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होके या रिसाव होके कहाँ तक पहुंचेंगे, नीचे के जो लोग हैं, जो पुअर हैं, उनके पास तक पहुंचेंगे। ये स्ट्रेटेजी 1950s में थी, वहां से चेंज हुई और डायरेक्ट अटैक हो गया किस पे, पॉवर्टी पे। तो उसके लिए कई सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो कुछ प्रोग्राम हम देख लेते हैं। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या था, इसमें पॉवर्टी कैसे करना था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल आप दे दिए उनको, स्किल सेट दे दो, असेट्स दिए गए, मशीनरी वगैरह की, आप पॉवर्टी से बाहर आ जाएं। तो उसके लिए सरकार ने ये पहला प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद में जो आया हुआ है ट्राइसम, ये ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये टेक्निकल स्किल्स दी गई इसमें रूरल यूथ को 18 से 35 तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर आया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका। इसमें क्या हुआ, पुअर्स को क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया गया, ताकि सब एक दूसरे की मदद से क्या हो, उनको सहायता मिले पुअर को, और उनको बैंक की क्रेडिट मिले, लोन मिले, सब्सिडी मिले, जिससे क्या होगा कि जो वो गरीब है, रूरल पुअर है, वो गरीबी से बाहर आ सके। फिर आया नेशनल वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, फिर आया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसमें क्या था, 100 डेज का वर्क दिया गया, जिसके पास लैंड नहीं है उन वर्कर्स को। फिर आया जवाहर रोजगार योजना, इन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज करके ये योजना लाई गई जिससे हर पंचायत तक पहुंचा जा सके। फिर फिर आया महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसमें गारंटेड 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया गया पर ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, ये वेज की स्कीम है। फिर अर्बन एंड हाउसिंग पॉलिसीज आई। इसमें पहली आई SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फिर है इंदिरा आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है। ये सब्सिडी देती है किसके लिए, पक्का हाउस बनाने के लिए पुअर को लिए। ये तो होगी हिस्टोरिकल स्कीम्स। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट डेट में जो स्कीम्स चल रही है उनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, पॉवर्टी के इमर्जिंग चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। एक तो जेंडर गैप है, क्योंकि वुमन को क्या है, टाइम पॉवर्टी फेस करती है। क्यों, क्योंकि उनका जो केयर वर्क है उसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और क्या है,
केयर वर्क मतलब घर पे अगर कोई काम करते हैं तो उसका कोई पैसा उनको नहीं मिलता है। फीमेल लेबर फोर्स है वो भी काफ़ी कम है। उसके बाद है गिग इकोनॉमी। ये क्या है, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, ये लगभग 77 लाख वर्कर्स हैं एज पर 2021। ये क्या टेम्परेरी काम करते हैं, जैसे ब्लिंकिट के हो गए, जेप्टो, इनमें जो लोग काम करते हैं। और रूरलाइजेशन और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम वापस एग्रीकल्चर में जाते हैं तो इसको पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए फोकस किस पे होना चाहिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एमएसएमई जो है, इंडस्ट्रीज हैं, वो रूरल एरिया में लगाई जानी चाहिए, जिससे क्या है कल्चर भी प्रिजर्व होगा और इनकम भी बढ़ेगी। वापस एग्रीकल्चर पे नहीं जाके अब उनको एमएसएमई को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए। इसके बाद है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है। स्वामीनाथन ने 5 पॉइंट प्लान रिकमेंड किया था। सोयल हेल्थ कार्ड, वाटर हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप लोन इंटरेस्ट को 4% तक। तो इनके जो 5 एक्शन, स्वामीनाथन के जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान था, उसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो ग्रोथ कम हो रही है, या फार्मर में जो डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, तो इन्होंने 5 पॉइंट एक्शन प्लान बताया था। पहला क्या था, सॉयल हेल्थ का एनहांसमेंट किया जाए, मिट्टी की जो हेल्थ है उसको बढ़ाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन, उसका संरक्षण किया जाए। और इंटरेस्ट है जो लोन, क्रॉप क्रॉप पे जो फसल पे जो लोन लेते हैं, उसको इंटरेस्ट रेट को 4% तक कर दिया जाए। और जो साइंटिफिक नॉलेज है और फील्ड लेवल में जो प्रैक्टिस हो रही है, उसमें जो गैप है उसको मिटाया जाए। और इम्प्रूव करना चाहिए ट्रांजिशन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। जैसे डेयरी मॉडल है, वो अभी क्या हो गया, कंज्यूमर तक पहुंच गया है, वैसा ही जो क्रॉप्स हैं उसके केस में भी करना चाहिए। इस तरह आपका ये चैलेंजेस पूरे होते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, इसको एड्रेस करने के लिए ये हम कर सकते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो कि चेयरपर्सन थे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के, तो इन्होंने ये रिपोर्ट में 5 पॉइंट एक्शन प्लान दिया था। ये 2004 से 6 के बीच में था। अब क्या है, जो करंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, पॉवर्टी को, पॉवर्टी एलिवेशन में, पॉवर्टी उन्मूलन की जो करंट स्कीम्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी भी जाएगी क्योंकि अभी रिलेवेंट है ये सारी। अब इसमें डायरेक्ट पॉवर्टी के लिए जो पहला है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आया था। ये ओनली राइट बेस्ड एक्ट है, क्योंकि आपको गारंटी दी जाती है कि 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर हाउस होल्ड। ठीक है, टारगेट क्या था, रूरल पुअर, गांव के गरीब का था। और इसे मिनिमम वेजेस दी गई थी। अगर आपको 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। और 33% इसमें वुमन होनी चाहिए, वुमन बेनिफिशियरी 33%। इससे क्या होता है, इनकम की सिक्योरिटी मिल गई, असेट भी क्रिएट होता है, और जो माइग्रेशन था उस पर भी थोड़ा रोक लगता है। अभी ये करंट में आपने, आपको पता होगा कि इस बिल को रिप्लेस कर दिया गया है। किससे रिप्लेस कर दिया गया है, विकसित भारत, विकसित भारत जी राम जी बिल से। ठीक है, इस बिल से इसको रिप्लेस कर दिया गया अभी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या फीचर्स हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, जी राम जी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, ये बिल आया था। अब ये लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो चुका है और प्रेसिडेंट की
सहमति भी इसमें हो गई और ये नोटिफाई हो गया। अब इस बिल ने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब इसके आने से क्या क्या फायदा हुआ है? इसमें अभी तक 100 डेज थे गारंटी, इसमें 125 डेज की गारंटी है। न्यू बिल में 125 डेज की गारंटी है। और यहाँ पे जो वर्क था वो सेग्रीगेटेड था, कोई भी टाइप का वर्क हो सकता था। बट इस वाले बिल में ओनली 4 फोकस एरिया बताए गए हैं कि भाई इन पे ध्यान देना है और यही काम पे फोकस देना है। अब फोकस एरिया क्या बताया इसमें? 4। पहला तो है वाटर, वाटर की सिक्योरिटी। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड काम करेंगे। दूसरा, और जो रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क वगैरह हो गई, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करेंगे। तीसरा क्या है? लाइवलीहुड के लिए। और चौथा क्या है? अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, कुछ अकाल आया या कुछ आया, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए काम करेंगे। इसके रिलेटेड जो काम है, ताकि ये ऐसे एक्सट्रीम इवेंट हो ना, अगर हो तो उस टाइम पे कैसे उससे बचा जाए। तो ये 4 मेन इसके फोकस एरिया कर दिए हैं। ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, इसमें जो फंडिंग थी वो पूरी सेंटर सेंटर की थी, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी ये। और अभी क्या कर दिया है, स्टेट की शेयरिंग भी कर दी है। तो अभी क्या है, 60% सेंटर देगा और 40% पैसा स्टेट देगा। इससे क्या होगा कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और वो करप्शन कम होगा, और बहुत ज़्यादा इंश्योर करेंगे कि काम जो दिया गया है वो हो, क्योंकि उनके भी, स्टेट के भी इसमें पैसे लगने हैं। नहीं, इसके बाद में बात कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है, अभी का पास किया हुआ बिल है, ये एग्जाम में 100% आएगा। 100% चांस है इसके आने के, क्योंकि एक तो पॉवर्टी से रिलेटेड है, रूरल एरिया से रिलेटेड है। तो इसके सारे प्रोविजन आप अच्छे से पढ़िएगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये स्पेशली वुमेन के लिए आया था, पुअर हाउस होल्ड के लिए। इसमें एक और स्ट्रेटेजी क्या थी? सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज। इसमें क्या है, मेनली क्रेडिट का एक्सेस दिया जाता था, फाइनेंशियल एक्सेस मिलता है, और क्या होता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है, और फाइनेंशियली इंक्लूजन होता है। इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके थ्रू पॉवर्टी कम की जाती है, गरीबी कम की जाती है, एक कम्युनिटी बनाई जाती है बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। तो ये आपको बताया दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये रूरल है, ये अर्बन है, अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये अर्बन पुअर के लिए है, सेम कंपोनेंट है। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट के पे जोर दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और जो होमलेस लोग हैं उनको शेल्टर दिया जाता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये आया था कोविड को देखते हुए। इसमें टारगेट था जो लोग माइग्रेंट वर्कर हैं या रूरल के पुअर हैं, उनको उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए ये लाया गया था। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें भी पुअर लोगों में ध्यान रखा गया। इसमें लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन है, 3 कैटेगरी के लोन है, 50,000 से नीचे। किशोर है 50 से 5 लाख, और तरुण है 5 से 10 लाख। इसमें क्या है, कोई भी आपको कोलेट्रल रखने की, कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो पॉवर्टी कम होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई है। फिर है प्रधानमंत्री स्वनिधि, ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स
आत्मनिर्भर निधि। ये क्या है? अर्बन एरिया में जो बेचने वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो गलियों में ठेला लगाते हैं, इनफॉर्मल पुअर हैं, उनके लिए है। इनको क्या है, लोन दिया जाएगा और इंटरेस्ट में छूट दी जाती है और डिजिटली एम्पावर किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है फूड के लिए, गरीबी के लिए फूड के लिए इन्होंने क्या, सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास किया था। इसमें राइट दिया गया फूड का, और इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन। एंटाइटलमेंट रखा गया, राइस 3 रुपये किलो मिलेगा, वीट 2 रुपये, और मोटा अनाज कोर्स ग्रेन 1 रुपये के जी। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, और इसमें क्या है, लीगल राइट मिला है फूड का। इसी के रिगार्डिंग है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें टारगेट है, जो इनमें भी पुअर में भी जो गरीब हैं, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उनको उनको टारगेट किया जाता है। इनको कितना दिया जाता है? 35 kg फूड पर हाउस होल्ड। ठीक है, 35 किलो पर फैमिली है, पर फैमिली, हर परिवार को। ऐसा नहीं पर पर्सन को नहीं, पूरे परिवार को। ठीक है, इनको टारगेट किया गया है। ये आपको अभी बताया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में। पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील की स्कीम, जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये मिड डे मील स्कीम है। इसमें क्या है, जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ने आते हैं गरीब घरों से, उनको पोषण दिया जाता है, इनको न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है। कैसे? इनको पका हुआ भोजन स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, ताकि क्या है, इनके जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो हर बच्चे को मिले। और इसके लिए फिर वो खाने की चिंता नहीं रहती, तो स्कूल्स में एडमिशन्स भी होता है और बच्चे वहाँ पे रिटेन रहते हैं। हर साल उनका एडमिशन रहता है, तो इससे क्या है, एजुकेशन भी बड़े अच्छे से मिल जाती है। तो ये भी एक गरीबी हटाने के लिए अच्छी योजना है सरकार की। इसके बाद है हाउसिंग के लिए, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके दो कंपोनेंट, एक ग्रामीण एक अर्बन। ये सभी के लिए हाउसिंग के लिए है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें छूट दी जाती है। इसमें 1,20,000 रुपये तक की आपको सहायता मिलती है, और ये सहायता मिल जाती है, और इंटरेस्ट में भी सब्सिडी देते हैं, और ये डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और वुमन के नाम पे घर हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, इसमें क्या है, हर घर को एक टैप कनेक्शन दिया जाए, फंक्शनल, हर घर जल होना चाहिए। इससे क्या, पॉवर्टी में क्या, एक तो हेल्थ अच्छी रहती है, और वुमेन्स का जो टाइम खराब होता है पानी दूर दूर से लाने ले जाने में, वो बचता है। तो ये 2019 में लाया गया था प्रोग्राम, हर घर जल दिया जाए। के बाद में स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और अर्बन, ये सैनिटेशन और डिग्निटी के लिए है, स्वच्छता मेंटेन करने के लिए है। और जितना स्वच्छ रहेगा देश, उससे क्या है, हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है, लोग बीमार कम होते हैं। सौभाग्य स्कीम, ये लाई गई है ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिले पुअर घर को। जिन घरों में कनेक्शन नहीं है उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इलेक्शन, अब कनेक्शन दिया जाएगा, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। इसके अंदर लगभग 2-3 करोड़ घरों को अभी तक कनेक्शन दिया जा चुका है। अब हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। हेल्थ के केस में आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना,
इसमें क्या है, 5 लाख तक का कवरेज दिया गया है पर फैमिली, पर ईयर का। टारगेट क्या है, बॉटम की जो 40% पॉपुलेशन है उसको टारगेट की वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इससे क्या है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो फ्री में इलाज करवा सकता है, क्योंकि बीमारी ही एक वजह है, हेल्थ एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार गरीबी रेखा में आ जाते हैं। उसके लिए स्कीम सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके बाद है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, भी कुछ स्टार्ट किया सरकार ने। ओल्ड एज में पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी की पेंशन, ये क्या बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए। अटल पेंशन योजना एक सरकार ने स्टार्ट की है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको उनको पेंशन मिलती है 60 के बाद में। ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो पेंशन मिल जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 18 से 40 के बीच में आप इसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 18 से 40 की एज में हो आप रजिस्टर, और तो आपको 60 के बाद में 5,000 रुपये तक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई। इसमें क्या है, जीरो बैलेंस में अकाउंट सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाए, ओपन करवाए गए, ताकि क्या सरकार डायरेक्ट उनको फंड ट्रांसफर कर सके, इंश्योरेंस दे सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी लाया गया, ताकि क्या है, लीक ना हो। बीच में करप्शन की वजह से चोरी भी हो जाता था पैसा। इसमें क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है और कोई भी लीकेजेस नहीं होते हैं। वुमेन सेंट्रिक स्कीम अगर बात करें पॉवर्टी की, तो लखपति दीदी स्कीम आई है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स है उनको टारगेट किया गया है। इसमें गोल है कि एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो। इसमें क्या है, महिलाओं को लोन दिया जाएगा 1 से 5 लाख तक का, और उस पर ब्याज नहीं लगेगा। जिससे क्या हो कि महिलाएं धीरे धीरे पॉवर्टी से बाहर आएं, और उनका गोल है कि उनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो जाए। एरिया बेस्ड की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया है। इसमें क्या है, इन 112 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, उन पे अंडर डेवलप्ड हैं वो, उन पे जो है इन एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फाइनेंस, जिससे क्या है कि लोग वहाँ पे जो गरीब हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए। तो अगर इन पैरामीटर पे ध्यान दिया जाएगा तो ये इम्प्रूव होंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग पुअर कैटेगरी से बाहर आएंगे। ऐसे एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम है कि कुछ कुछ ब्लॉक जो बहुत ज़्यादा पुअर है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन में और भी बात करें तो आप डिटेल में देख सकते हैं, पीएम जन धन योजना होगी जिसमें रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, जीरो बैलेंस के साथ 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। जिसकी इनकम 15,000 से नीचे है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनको 60 के बाद में 3,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। ऐसे अटल पेंशन योजना है, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट किया गया है। 18 से 40 तक की अगर एज है तो गारंटेड मंथली पेंशन देता है 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में। इसके अलावा भी पेंशन सोशल असिस्टेंस के प्रोग्राम हैं, जैसे बीपीएल के हैं, एल्डरली विडो, डिसेबिलिटी जिसके हैं उनको पेंशन देने के। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, ये स्टार्ट की गई है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसमें क्या है, आप बैंक लोन ले सकते हैं 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये SC ST और एक वुमन बोरोवर को, वुमेन्स के लिए है। तो जिससे ये क्या है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, एग्रीकल्चर हो। इससे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और गरीबी से लोग बाहर आएंगे। हाउसिंग में आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
इसमें 1.2 से 1.3 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। उज्ज्वला योजना, इसमें क्या है, एलपीजी कनेक्शन मिलता है वुमन को जो गरीब घर से है, ताकि क्या है उनको खाना बनाने के लिए क्लीन फ्यूल मिले और लकड़ी वगैरह उनका सहारा न लेना पड़े। जल जीवन मिशन, इसमें हर घर में जो जल कनेक्शन मतलब नल कनेक्शन दिया जाएगा और 55 लीटर पर पर्सन पर डे पानी दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से क्या है, ओपन जो शौचालय है उससे मुक्ति मिले और जिससे हेल्थ पे जो हैजार्ड है उस पर असर ना पड़े, हेल्थ अच्छी हो। ओपन डिफेक्शन फ्री जोन बनाए गए, इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है। और जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, के लिए स्वच्छ भारत मिशन। और मार्जिनलाइज जो लोग हैं, जो विशेष रूप से काफ़ी कमज़ोर ग्रुप है, उनके लिए भी योजनाएं सरकार ने निकाली है। इसमें जैसे पहली है पीएम जनमन, ये क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये योजना स्टार्ट की गई है जिससे क्या है, जो ये विशेष पिछड़ी जातियां हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको क्या है, घर मिल सके, पानी मिल सके, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसमें भी इनको स्किल इनकी बढ़ाई जाएगी। इसको जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है जो क्राफ्ट बनाते हैं, उनको उनकी स्किल अपग्रेड की जाएगी और उनको 3 लाख तक लोन दिया जाएगा। मिशन शक्ति, ये वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए एक मिशन शक्ति एक स्कीम बनाई गई है। इसमें क्या दो पार्ट हैं, एक है संबल सुरक्षा के लिए और एक है सामर्थ्य एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के सशक्तिकरण के लिए। इसमें क्या है, वुमेन्स को हेल्पलाइन दी जाती है, कानूनी सहायता दी जाती है ताकि उनके ऊपर हिंसा वगैरह ना हो। एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ताकि वो एम्पावर हो सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके बाद में पीएम अजय स्कीम है, इसने कई सारी स्कीम को मर्ज कर दिया। पीएम अजय में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें एससी कम्युनिटीज़ के लिए किया गया है, उनकी स्किल डेवलप की जाएगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा अपने ही गाँव में, ताकि क्या है, और पॉवर्टी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो पॉवर्टी से बाहर निकल सकें। इस तरह ये करंट की स्कीम्स हैं बहुत सारी, उनका जो बेसिक है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो ये सारी स्कीम्स है, ये आप याद कीजिएगा। पॉवर्टी के लिए बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हैं। इकोनॉमिक्स में प्राय मुख्यतः है जो करंट स्कीम्स हैं वही पूछी जाती है, इसके रिलेटेड आप सारे फैक्ट्स याद कीजिएगा। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी का डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और वहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज लाइव है। तो अटेम्प्ट करके आप डाउनलोड कीजिए और एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए और अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक कीजिए। ऑल इंडिया रैंक भी उसमें अवेलेबल है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।